प्रिय मित्रों, आज हम हड़प्पा सभ्यता की इस क्लास में कला और शिल्प के बारे में अध्ययन करेंगे। कला और शिल्प के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि कला का और शिल्प का स्तर किस स्तर तक विकसित था, कहाँ कहाँ विकास हुआ और कला और शिल्प में किन किन चीज़ों का विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो जैसा कि हम लोग परिचित है कि पाकिस्तान में है। इसके जब मैंने हड़प्पा सभ्यता का क्लास शुरू किया था तो जितने भी पाकिस्तान के साइट्स हैं, भारत के हैं, भारत में आपको गुजरात, हरियाणा सबके बारे में विस्तृत जानकारी दिया हुआ है। आप प्रीवियस मेरे सेशन में जाइए, क्लास में जाइए, यूट्यूब पे डाला हुआ है, इसको देखिए। सारे किन किन के किस नदी के तट पे है, किस नदी के किस ओर है, किसने सर्वप्रथम खोज किया, उत्खनन किसने किया, सारी जानकारी दी हुई है। आप लोग उस क्लास में देखिए। हम इसमें आज बात करते हैं कला और शिल्प का। तो कला शिल्प में देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से नृत्य की मुद्रा में एक स्त्री है जो नग्न अवस्था में है। क्या है? नग्न अवस्था में है। प्रतिमा कांस्य की प्रतिमा है, माने नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री है। उसकी प्रतिमा किस चीज की बनी हुई है? तो कांस्य की बनी हुई है। मोहनजोदड़ो से ही हम लोग दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति देखते हैं जो संभवतः पुजारी की मूर्ति माना गया है। किसकी मूर्ति माना गया है? तो पुजारी की मूर्ति माना गया है। हड़प्पा काल में जो अधिकतर मनके बने हुए हैं वे सेल खड़ी के बने हुए हैं। मनके किस चीज के बने हैं? सेल खड़ी के बने हैं। सोने एवं चांदी के भी मनके पाए गए हैं। इसको नोट कीजिएगा कि जो अगर पूछता है प्रश्न की अधिकतर मनके किस चीज के बने हुए हैं तो सेल खड़ी के, लेकिन यहाँ पे सोने एवं चांदी के भी मनके पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो से गहने भी पाए गए हैं, मतलब आभूषण, गहना जो आभूषण का एक साधन होता है तो वो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। अगर हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं तो आभूषण पहनने का जो चलन था स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। स्त्री और पुरुष गहना दोनों धारण करते थे। यहाँ से सूती कपड़े का टुकड़ा भी मिला है जिसपे चित्र छाप भी उकेरा गया है। लोहे का ज्ञान नहीं था। इस चीज को प्रमुखता से जानिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो कांस्ययुगीन सभ्यता है तो तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य का निर्माण होता था, लेकिन इसमें लोहे का ज्ञान हड़प्पा सभ्यता वासियों को नहीं है। बुनकर ऊनी एवं सूती कपड़े बुनते थे। मतलब अगर ऊनी कपड़े देखें और सूती कपड़े, तो सूती कपड़ा और ऊनी कपड़े का ज्ञान हड़प्पा वासियों को था। अभी हम आगे देखेंगे कि जो सूती कपड़ा है वो मोहनजोदड़ो से एक उसका टुकड़ा भी मिला है। नाव बनाने का काम करते थे, मतलब हड़प्पा वासी नाव बनाने का कार्य करते थे। अर्थात अगर हम देखते हैं तो जो बंदरगाह है लोथल, तो बंदरगाह प्रदेश है, तो जो व्यापार होता था, मैंने इसके प्रीवियस क्लास में बताया है कि व्यापार के लिए जो क्षेत्र थे उनका परिवहन का साधन क्या था? नाव था। और जो अगर अपने क्षेत्र में व्यापार करते थे वे बैलगाड़ी और पशुओं के माध्यम से किया करते थे। लेकिन जब दूसरे देशों में सामान को आयात करना होता था और उनसे आयात और निर्यात दोनों करना होता था, अगर आयात भी करते थे और निर्यात भी करते थे तो दोनों का माध्यम नाव हुआ करता था। यानी जल परिवहन के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। तो नाव बनाने का काम करते थे। तांबा एवं टीन मिलाकर कांसा का निर्माण होता था। तांबा में टीन मिलाकर कांसा का निर्माण करते थे।
मिट्टी की मुहरें एवं मिट्टी की पुतलियां बनाने भी महत्वपूर्ण शिल्प का कार्य था। अर्थात महत्वपूर्ण शिल्प के कार्य में क्या आते थे, तो मिट्टी की मुहर और मिट्टी की पुतलियां बनाना महत्वपूर्ण शिल्प का कार्य हुआ करता था। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। माने अगर कहा जाए तो हड़प्पावासी कताई का भी काम करते थे। जैसा कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता का ही देन कपास है। कपास की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, हड़प्पा सभ्यता से, जिसे यूनानी लोग क्या करते थे, सिंडोन। तो कपास को कताई करके जो कपड़ा बनाया जाता था, उसे धागा बनाया जाता था, तो तकलियों का इस्तेमाल कताई के लिए किया जाता था। मृद भांड को चिकने एवं चमकीले बनाते थे। क्या बनाते थे ये लोग, मृद भांड को चमकीले एवं चिकने बनाते थे। मृद भांड को चमकीले एवं चिकने बनाते थे। उस पे लाल रंग का पट्टी लगाते थे, काले रंग से चित्र उकेरा करते थे। मृदभांड सर्वोत्तम कृति में, हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कृति में मृदभांड को माना जाता है। सुतकोटदा एवं मोहनजोदड़ो से बैल की मूर्ण मूर्तियां मिली हैं। कहां से, बैल की मूर्ण मूर्तियां कहां से मिली हैं, तो आपको मोहनजोदड़ो एवं सुतकोटदा से आपको बैल की मूर्ण मूर्तियां मिली हैं। अब देखते हैं तो धातुओं में लघु मूर्तियां बनाने के लिए मोम साचा विधि का प्रचलन था। अर्थात वे लोग मोम साचा विधि से लघु मूर्तियां बनाते थे। क्या चीज से, तो धातुओं से। धातुओं में लघु मूर्तियां बनाने के लिए मोम साचा विधि का प्रचलन था। लोथल से मिट्टी निर्मित नाव के 5 नमूने मिले हैं। लोथल जो कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था, वहां से क्या मिले हैं, मिट्टी निर्मित नाव के 5 नमूने मिले हैं। प्रमुख उद्योग में सूती वस्त्र निर्माण था। हड़प्पा का प्रमुख उद्योग क्या था, तो सूती वस्त्र निर्माण हड़प्पा का प्रमुख उद्योग हुआ करता था। बर्तन निर्माण भी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवसाय था। क्या था, बर्तन निर्माण का भी काम अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवसाय में गिना जाता था। भारत में सिंधु सभ्यता में चांदी सर्वप्रथम पाई गई। भारत में अगर कहा जाए कि चांदी सर्वप्रथम कहाँ पाई गई, तो सिंधु सभ्यता में चांदी पाया गया। इस सभ्यता में, मतलब सिंधु सभ्यता में, जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता बोले, तो इस सभ्यता में कांस्य कला, मृण मूर्तियां, मनका निर्माण, मुद्रा निर्माण, आभूषण निर्माण होता था। मतलब अगर हम देखते हैं तो जो सभ्यता था, ऐसे हम अभी भी जानते हैं सब, क्या हम लोग सब जानते हैं कि ये जो सभ्यता है वो कांस्यकालीन सभ्यता मानी जाती है। तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ कांस्य क्या ही मूर्तियों का और आभूषण का निर्माण होता था। इसमें कांस्य कला में, कांस्य संस्कृति में कांस्य कला, मृण मूर्तियां, मनका निर्माण और मुद्रा निर्माण और आभूषण निर्माण होता था। स्वास्तिक चिन्ह जो सूर्य उपासना से संबंधित है, और अगर इसको देखें तो स्वास्तिक चिन्ह सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध एवं जैन धर्म में भी पवित्र माना गया है। बौद्ध एवं जैन धर्म में भी स्वास्तिक को पवित्र माना गया है, जो सूर्य उपासना से संबंधित है। अगर सूर्य उपासना की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ईरान में जैन अवस्था जो है सूर्य उपासना से ही संबंधित माना गया है। मोहनजोदड़ो से हाथी दांत पर
मानव चित्र निर्मित पाया गया है। क्या किस चीज पर पाया गया है? तो हाथी के दांत पर मानव का चित्र उकेरा गया है, जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। अगर मोहनजोदड़ो से अगर मानवता मूर्तियों की बात करते हैं तो हम सबसे ज्यादा स्त्री प्रधान मूर्तियां पाते हैं। और हड़प्पा सभ्यता से एक मृदभांड पे स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ भी दिखाया गया है, जो उर्वरता की देवी का प्रतीक माना जाता है। मृत्यु में स्त्री प्रधानता दिखाया गया है। मनके बनाने में सेल खड़ी, मनके बनाने में किस चीज का उपयोग होता था? तो सेल खड़ी का, लाल पत्थर का, फिरोजा का, गोमेद का और अर्धकीमती रत्न पत्थर का, अर्धकीमती पत्थर का उपयोग किया जाता था। मनके बनाने में किस चीज का प्रयोग किया जाता था? सेल खड़ी, लाल पत्थर, फिरोजा, गोमेद और अर्धकीमती पत्थर का उपयोग किया जाता था। टेराकोटा की मूर्तियों में बंदर, कुत्ता और वृषभ, अर्थात बंदर, कुत्ता और वृषभ की वृषभ अगर बोले तो सांड की मूर्तियां मिली हैं। अब हम सिंधु सभ्यता में लिपि को देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल में इसका समय अंतराल आता है। तो आदि ऐतिहासिक काल में जितने भी लेख लिखे गए थे, आपको जानकारी ही होगा कि वे सारे लेख पढ़े नहीं जा सके थे, माने अपठनीय थे। मैंने इसका प्रीवियस क्लास में भी सारा ऐतिहासिक, आदिऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल सारी जानकारी मैंने दी है, उस वीडियो को जाकर देखिए। तो आदिऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता हमारा आता था। तो इसमें इस काल में जो भी लेख लिखे गए हैं वो पढ़े नहीं गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय पढ़े नहीं गए तो लिपि के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। लिपि उस समय उजागर हुई है, लेकिन उस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा गया है। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि सिंधु जो लिपि है उसमें 64 मूल्य चिन्ह है। कितने मूल्य चिन्ह है? तो 64 मूल्य चिन्ह है, जिसमें 250 से लेकर 400 चित्राक्षर, पिक्टोग्राफ, मतलब 250 से 400 चित्राक्षर है, पिक्टोग्राफ। जो सेल खड़ी के आयताकार मोहरों, तांबों की गुरिकाओं आदि पर पाया गया है। मतलब अभी तक हम देखे कि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी। इस लिपि में कितने मूल्य चिन्ह है? तो 64 मूल्य चिन्ह है। 250 लेके 400 तक चित्राक्षर है, मतलब चित्र के आकृति में अक्षर उकेरे गए हैं। जो सेल खड़ी के आयताकार मोहरों, तांबे की गोलिकाओं में आदि में पाया गया है। यह लिपि जो है भाव चित्रात्मक है। मतलब क्या है? भाव को प्रदर्शित करती हुई ये चित्र बनाया गया है। तो यह लिपि जो है भाव चित्रात्मक है। इस लिपि में सबसे ज्यादा अक्सर हड़प्पा सभ्यता में आपको लिपि से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इस लिपि में इस लिपि में सबसे ज्यादा प्रचलित चिन्ह किस चीज का है? तो मछली का और यू आकार का। मतलब इस लिपि में सबसे ज्यादा किस चीज का चिन्ह मिला है? तो मछली का और यू शेप का। पत्थर की मुहरों एवं अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के
4000 नमूने प्राप्त हुए हैं। माने जो पत्थर की मोहर होती है और अन्य वस्तुएं हैं उस पे जो 4000 हड़प्पाई लेख है उसके नमूने प्राप्त हुए हैं। तो कितने? 4000। इन सबको ध्यान देते जाइएगा। कितने मूल्य चिन्ह है? तो 64। चित्राक्षर कितने हैं? तो 250 से 400 चित्राक्षर मिले हैं। किस चीज के बने हैं? तो सेल खड़ी के आयताकार मुहरों और तांबों की बोरिकाओं में। ठीक है। लिपि भावचित्रात्मक। अब हम आते हैं कि जो पत्थर के नमूने हमें पत्थर की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के 4000 जो नमूने मिले हैं उसमें सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1853 ईस्वी में नमूना मिला था और 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि का उजागर हुआ। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि थी उस कब सबसे पहला नमूना मिला? तो 1853 ईस्वी में। और पूरा नमूना कब हम लोग को प्राप्त हो गया? तो 1923 ईस्वी तक। अब हम देखते हैं कि जो ये लिपि है जिस भाषा में लिखी गई है अभी तक इसका उजागर नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो कुछ विद्वान हैं उसको दूसरे भाषाओं से कोरिलेट करने का कोशिश करते हैं। तो किस भाषा से वो कोरिलेट करते हैं? तो हम देखते हैं कि उसको द्रविड़ और आद्य द्रविड़ भाषा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और कुछ हमारे विद्वान जो है उसे संस्कृत, जिसे हम लोग देव भाषा भी कहते हैं, अर्थात देवताओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा, संस्कृत एवं सुमेरी भाषा, किससे जोड़ने का प्रयास करते हैं? तो संस्कृत और सुमेरी भाषा से भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। द्रविड़ से जोड़ने का प्रयास किए, आधे द्रविड़ से इसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। और कुछ विद्वानों का मत है कि यह संस्कृत और सुमेरी भाषा से ही प्रेरित है। जो लिपि है, मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि लिखी जाती थी वो दाईं से बाईं एवं बाईं से दाईं लिपि होती थी, जिसको क्या कहते थे? जिसको वेस्ट्रोफेदोन कहते हैं। इसको और क्या बोलते हैं? गौमुत्रिका पद्धति। हम लोग अब लिपि देखें। अब हम लोग इसमें आते हैं कि माप तौल। हड़प्पा सभ्यता में हम सबसे पहले जानते हैं कि सेंगर सभ्यता के लोगों को माप तौल की जानकारी थी। वे लोग माप तौल करना जानते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में हम देखते हैं कि आयात और निर्यात दोनों होता था। तो इस क्रम में ये लोग वस्तुओं को मापना जानते थे। इकाई की जो इनकी आवर्तक होती थी 16 के आवर्तक में होती थी। 16, 64, 160, 320 और 640 आदि के क्रम में इनकी इकाई होती थी। जो बाट मिले हैं, बाट बटखरा जिसे बोलते हैं, जो बाट मिले हैं वो किस चीज के थे? तो घन के आकार के, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार और ढोलाकार। कैसे मिले हैं? तो घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार और ढोलाकार। हड़प्पा सभ्यता से हम देखते हैं कि एक डंडा प्राप्त हुआ है, जिस डंडे में पैमाना, माप का निशान लगा हुआ है। तो इससे हम ये पाते हैं कि ये डंडा जो हुआ करता होगा सभ्यता काल में, वो किसी चीज को मापने का एक पैमाना है। उस चीज से, जैसे आज के हम लोग के दौर में स्केल है, स्केल से हम लोग किसी भी चीज का माप आसानी से लंबाई उसकी निकालते हैं। तो उस समय भी एक डंडा प्राप्त हुआ जिसपे माप के निशान लगे हुए हैं। कांसे का भी डंडा
प्राप्त हुआ। जैसा हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, तो इसमें कांसे का तो प्रयोग अधिकांश नहीं हुआ है, लेकिन जैसे पत्थर का ही औजार बना है, कांसे का औजार हम इसमें कम देखते हैं, लेकिन एक देखते हैं कि इसमें कांसे का भी एक डंडा प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से सीप निर्मित पैमाना मिला है। कहां से निर्मित सीप निर्मित पैमाना मिला है? तो मोहनजोदड़ो से सीप निर्मित पैमाना मिला है। इन सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान से नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा, क्योंकि अक्सर इसमें प्रश्न पूछते हैं कि मिलान वाले प्रश्न में दे देंगे, या दे देंगे कि सीप निर्मित पैमाना कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो, लोथल, बनवाली और कालीबंगा। तो इन सब को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। सीप निर्मित पैमाना कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और हाथी दांत से बना पैमाना कहाँ से मिला है? तो लोथल से। हाथी दांत लोथल से, सीप मोहन से। अब हम आते हैं मोहर। मोहर पर, जिसको सील भी बोलते हैं, सील। अब तक कितने मोहर प्राप्त हो चुके हैं? तो 2500 मोहर अब तक प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से ही सबसे ज्यादा लगभग 500 के करीब जो मोहर है प्राप्त हुए हैं। कितने मोहर प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से? तो 250 के लगभग मिले हैं। जो मोहर होते थे, जैसे हमने देखा कि जो बाट बटखारा होता था उसका एक आकृति हुआ करता था, तो इसमें भी हम देखते हैं कि जो मोहर होता है वो कैसा हुआ करता था। आज भी हम लोग देखेंगे मोहर का उपयोग, मोहर का उपयोग का जो प्रचलन है अभी भी बरकरार है। गोलाकार भी देखते हैं, आयताकार भी देखते हैं, स्टार के शेप में भी देखते हैं हम लोग। तो अभी भी मोहर का जो प्रचलन है, अभी भी जो मोहर का प्रचलन है बरकरार है। तो उस समय जब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं तो मोहर कैसा हुआ करता था? बेलन के आकार बेलनाकार, वृत्त का आकार का वृत्ताकार, वर्ग वर्गाकार और आयताकार। आज भी हम लोग देखते हैं, अभी भी हम लोग का वर्गाकार, आयताकार, स्टार और वृत्त का मोहर हम लोग स्टाम्प, जिसको स्टाम्प भी बोलते हैं, आज भी प्रचलन में है। तो प्रचलन में है, तो उस समय हम देखते हैं कि जो मोहर होती थी वो बेलनाकार, वृत्ताकार, वर्गाकार और आयताकार स्वरूप में पाई जाती थी। अधिकांश जो मोहर बना है वो किस चीज का बना है? सिलखड़ी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कीजिएगा। अधिकांश मोहर किस चीज का बना हुआ है? तो सिलखड़ी का बना हुआ है। चौकोर मोहर पर, जो चौकोर मोहर हुआ करता था उस पर लेख लिखा जाता था और पशु आकृति उकेरी जाती थी। चौकोर मोहरों पर क्या मिलता है? लेख मिलता है, यूं कहें, और पशु आकृति दोनों होती थी। बेलनाकार मोहर पर ज्यादातर लेख होते थे। मतलब चौकोर मोहर पे दो चीज प्राप्त हुआ है, कौन कौन? लेख और पशु आकृति। लेकिन जो बेलनाकार बेलन के आकार की जो बेलन के आकार की होती थी उस पे अधिकांशतः लेख ही लिखे जाते थे। मतलब अगर बेलन बनाते तो बेलन के आकार की जो होती थी उस पे क्या लिखे जाते थे? ज्यादातर लेख होते थे। और जो चौकोर मोहर होता था उस पे क्या होता था? उस पे लेख लिखे जाते थे या पशु की, किसी पशु की आकृति, मछली,
किसी पशु की, मतलब बाघ, बकरी हम लोग देखते हैं, हाथी देखते हैं हम लोग, भैंस। तो हाँ, सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि जो मोहर होती थी, हम लोग ने देखा कि पशु आकृति होती थी, तो पशु आकृति में किस पशु की आकृति हम लोग को देखने में मिलती है? तो हम लोग देखते हैं कि जो पशु की आकृति होती थी वो उस समय एक सिंगी जानवर होते थे, एक सिंगी जानवर, उसकी आकृति, भैंस की आकृति, बाघ की आकृति, बकरी की आकृति, हाथी की आकृति, क्या होती थी? एक सिंगी जानवर की आकृति, भैंस की, बाघ की, बकरी की, आपको, और हाथी की, और इसमें आपको एक इसका क्या बोलते हैं, एक सींग वाले सांड की। तो जो मोहर प्राप्त होता था, चकोर मोहर पे पशु आकृति और लेख, बेलनाकार पे लेख होते थे, लेकिन जो पशु आकृति होते थे किसकी होती थी? तो एक सिंगी जानवर की आकृति होती थी, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी, और एक सिंग वाले सांड, जिसे आप देखिएगा कहीं कहीं किताबों में वृषभ भी लिखा होता है। तो अब हम देखते हैं कि लेख हो गए हमारे। मोहर पर सर्वाधिक चिन्ह किसके होते थे? तो एक सिंह वाले सांड का होता था। जैसा कि हमने लिपि में देखा कि लिपि में सर्वाधिक किस चीज का प्रयोग किया गया है? तो लिपि में मछली और यू आकार का, मछली और यू आकार का सबसे ज्यादा प्रयोग। तो लिपि में, किस चीज में? लिपि में। तो मोहर में किसका हुआ है? मोहर में सबसे ज्यादा प्रयोग किसका हुआ है? तो सर्वाधिक चिन्ह, किस चिन्ह की अगर बात करें, सर्वाधिक चिन्ह, तो एक सिंह वाले एक सिंह वाले सांड का। अब प्रश्न आता है कि मोहर का प्रयोग क्यों होता था? मोहर आखिर अगर बना तो मोहर किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता था? तो मोहर संभवतः हम कह सकते हैं कि जब हड़प्पा सभ्यता में किसी भी वस्तु का निर्यात किया जाता था, तो वस्तुओं की गांठ पे, वस्तुओं के गांठ पे मुहर लगाकर निर्यात करने हेतु मतलब वस्तु जो होता था, वस्तु के गांठ पे मुहर लगाकर उसे निर्यात किया जाता था। निर्यात में हम लोगों ने पिछले प्रीवियस क्लास में देखा है कि निर्यात दो प्रकार के होते थे। एक हमारे जो हड़प्पा सभ्यता थे उसके एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, मतलब एक जगह से दूसरे जगह में जाना, और एक विदेशों से होते थे। मैंने इसके बारे में बताया है कि विदेश में व्यापार के साधन क्या थे? जल परिवहन। हमारे देश में बैलगाड़ी और पशु से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। तो अभी तक हम लोग देखे लिपि, मापतोल और मुहर। अब आगे क्लास में भी हम लोग दूसरे कंटेंट का चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास बना रहे हैं। हमारे सेशन को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट हम ला रहे हैं और आगे भी सहयोग आपका प्राप्त हो और आगे भी और भी विषयों की जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म से, GDS IAS के प्लेटफॉर्म से आप लोग को दिया जाएगा।